आजकल रोज़ाना एक खबर आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी है। दूसरी खबर ये आती है कि इमरान खान के मुकदमात जो हैं वो हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। ये दोनों काम ऐसे हैं जिसको हुकूमत को एटलीस्ट एक सियासी गवर्नमेंट को करने से गुरेज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सोचो विचार, मैं कहता हूँ करने नहीं चाहिए। ना किसी पोलिटिकल पार्टी को मेन स्ट्रीम बड़ी सियासी जमात को बैन करना चाहिए। आपको इंतहा पसंद कालदम तंजीमों के खात्मे के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करके उनका मुकम्मल खात्मा करना चाहिए, लेकिन किसी सियासी जमात को बैन नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से किसी पोलिटिकल प्रिजनर का केस किसी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये होगा कि एक तरफ फ़ौज है और दूसरी तरफ आपने एक बड़ी सियासी जमात जो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है उसका लीडर, उसको अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ले जाते हैं उसका, तो नतीजा क्या होगा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान में आप एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसको आपको हटाना, उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा काम करते हुए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी ग्रेस करना चाहिए, और अगर हमारे इदारे या फ़ौज के अंदर भी ऐसा कोई ख्याल है या उसको इंकरेज किया जा रहा है कि हम सियासी तौर पर नहीं कर सकते या दूसरी अदालतों से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं काम कर सकते, आप इसको उधर ले जाएं, तो उस अदारे को भी गुरेज करना चाहिए। हर काम से उस अदारे को गुरेज करना चाहिए जिससे अवाम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ने का अंदेशा मौजूद हो। करीब करीब भी ऐसा अंदेशा हो ना कि फ़ौज के लिए अवाम के दिलों में मिसट्रस्ट पैदा होगा, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। ये सिंपल असूल है। पूरी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी होती है, पूरी कौम जाने कुर्बान फ़ौज के जवान करते हैं, पीछे पूरी कौम भी खड़ी होती है। तो इसी कौम के बेटे हैं, बाहर से तो आई फ़ौज नहीं है ना। मेरा और आपका बेटा है जो मिलके इस पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और पुलिस के लिए जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो क्या ऐसी सोच पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है एक ऐसे मौके के ऊपर जब पूरा केपी हमारे काबू से बाहर होता जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल काबू से बाहर है, अफ़गानिस्तान के रास्ते रोज़ पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, ईरान के अंदर जो कुछ हुआ इस्माइल हनिया वाले वाक़े के बाद, क्या हमें सारों को मिल बैठ के पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के ऊपर गौर करना चाहिए, या रोज़ाना ऐसी बात करनी चाहिए कि इसको बैन करो और उसको बैन करो, या फ़ौज से ऐसा काम हम करवा दें जिससे उसके लिए मिसट्रस्ट पैदा हो जाए। किसी ज़माने में जब PMLN की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल रही थी तो मरियम नवाज़ का एक सोशल मीडिया सेल PM हाउस में काम करता था। उसको ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता था कि वो कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी के अंदर मुलव्वस है, वहाँ से जो ट्वीट हो रही है वो पाकिस्तान के मफाद के बाहर है। डॉन लीक्स एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की लीक थी, क्योंकि उसके अंदर एक सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हो रही थी और सिचुएशन बड़ी क्लियर थी कि कुछ यहाँ वाक़यात हुए थे इंडिया के अंदर और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ रहा था, और बहस ये थी कि हमने उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी। जमातुल दावा का जिक्र था सिंपल लफ्ज़ों में। वो डिसएग्रीमेंट था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में और उस वक्त की पोलिटिकल गवर्नमेंट में। वो ख़बर डॉन अखबार की जीनत बनी, तो उसको हमने डॉन लीक्स बना के पाकिस्तान में पेश किया और फिर नवाज़ शरीफ को मोदी का यार से पुकारा जाता था। ये तरीक़ाकार क्या माजी के अंदर कारगर था या दुरुस्त था? नहीं था। तो आज क्या दुरुस्त हो सकता है? तो आज भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो फिर हमें इस बहस को समेट लेना चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए आइंदा रास्ता कैसे खुलता है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं उनसे भी इस पर बात करेंगे, और हमारे साथ आज पैनलिस्ट डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सीनियर रहनुमा है और वफाकी वज़ीर हैं PMLN से, ज़रताज गुल साहबा है पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं सीनियर पॉलिटिशियन है। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कितनी संजीदा आपका ये कंसिडरेशन या रिव्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जो एहसन इकबाल साहब ने बात की है, मैं वही बात करूँगा कि आइन के अंदर सीधी सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी सियासी जमात पे कोई भी कदगन आ सकती है, और अगर साबित ऐसा नहीं होता, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी पार्टी को के ऊपर पाबंदी लगाने की। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, मान लीजिए कि मुझसे हुई है, तो आइन में ये तो कहीं नहीं लिखा क्योंकि मैं एक सियासी जमात का कारकुन हूँ या मेरा ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है या एक ऑर्गेनाइज तरीके से सियासी जमात, चाहे वो मेरी ही हो, वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर रही है, तो अगर वो साबित होती है, उसके साथ शवाहिद हैं, सबूत हैं, तो उसके आइन के और कानून के मुताबिक जो रास्ता है वो लिया जाएगा। मगर इस तरह की बात कि पहले फ़ैसला कर लिया जाए कि किसी जमात को बैन करना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी कोई चीज़ जो अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो इशारा यही दिया था कि यू आर अबाउट टू डू दैट, लेकिन अब मुझे लगता है कि सेकंड थॉट्स हैं। क्या ऐसे आपके पास शवाहिद मौजूद है कि तहरीक इंसाफ एज अ पोलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 इंडिविजुअल्स, पूरी सियासी जमात
ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस थी कि उसको बैन कर देना चाहिए? ऐसे देखिए, शवाहिद हैं आपके अगर पास? कोई ऐसे शवाहिद होते तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी होती। इसका मतलब ऐसे शवाहिद नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, क्योंकि कौन कर 9 मई के इदारे कर रहे हैं जिनका काम है इन्वेस्टिगेशन। दाखिला कर रही है, फौज कर रही है? दाखिला ही कर रही है, और वजारत दाखिला करेगी। अगर फौज की तरफ से मुझे नहीं मालूम जी, मैंने इसी वजह से कहा कि अगर शवाहिद मुकम्मल हो जाए, डोसियर मुकम्मल हो जाए, डोसियर काबीना के इजलास में इसके ऊपर बात हुई? नहीं, अभी तक नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर को इस पे ब्रीफ किया गया अभी तक? मुझे ये नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया या नहीं, मगर इस पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। बात यहीं तक हुई है कि कोई अगर ऐसी चीज सामने आती है जिससे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कुछ कदगन लगती है, तो फिर बात होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई तो क्यों होगी? यही बात एहसन साहब कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये हमने फैसला कोई कर लिया, हमने तो फैसला नहीं करना है। आपने दिया है, मतलब अताउल्ला तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने खुद हमने उसके बाद इतने बयान आए हैं, नहीं वजाहती वो इसी वजह से आए हैं ना कि कोई चीज़ उनके सामने आई, उन्होंने जिक्र किया। मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ सामने आई थी, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ के सबूत शवाहिद सामने नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सबूत शवाहिद आ जाएं तो आप मान लें, जैसा मैंने आपको कहा, या तो हम आइन में ये गुंजाइश पैदा करें कि वो शख्स जिसका सियासी जमात से ताल्लुक़ हो उसके ऊपर मुल्क का आइन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक सियासी आदमी है, उसको तो आप सियासी आदमी को तो नहीं कर सकते। तो वो आइन थोड़े मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम करे या दहशत गर्दी करे या कोई ऐसी फंडिंग ले जो नाजायज़ हो, या कोई भी ऐसा काम करे जिसके ऊपर क्लैरिटी है, तो या तो मुझे भी फिर आपको वो प्रोविजन देनी पड़ेगी कि आप सियासी जमात के क्योंकि कारकुन है, तो आप पे भी कोई कानून नहीं लगेगा। ये अताउल्ला तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने वजाहत काफ़ी ज़्यादा कर दी है, लेकिन आज एहसन साहब के बड़ी कंडीशनल सी स्टेटमेंट है, लेकिन दोबारा उन्होंने उस चीज़ को छेड़ा है। उन्होंने कहा अगर शवाहिद होंगे, अदारे जायज़ा लेंगे तो फिर इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड भी कर सके हम इस मामले में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये टेबल से हटा नहीं है, ऑप्शन टेबल पर मौजूद है। असल में बात यह कि मलिक साहब के जो इन्होंने 9 मई का फैब्रिकेटेड हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया था, उसका तो 8 फरवरी को पाकिस्तान के गयूर अवाम ने चाहे 200 से भी ज़्यादा निशानात इमरान खान के नाम पे वोट दिया, तो 3 करोड़। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान है। अब आप उसको कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि आप 17 जमात वाली पार्टी और हम 180 जमात वाली पार्टी हैं। चूंकि आपको हमारे सर के ऊपर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना चाहते हैं। मैं समझते थे कि एहसन इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर शायद इतनी दफ़ा जीतने के बाद शायद कोई अक्ल आ गई होगी और वो कोई बेटर कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उनकी तो उससे लग रहा है कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं सीखा और ना ये कभी सीखेंगे। अब दो आते हैं, या तो आपने फ़ौरन फंडिंग ली हो या फिर आपकी जमात जो है वो शिदत पसंद करने इन्वॉल्व हो, तो आप उस पार्टी को बैन कर सकते हैं। ये आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है। हमारे ऊपर तो 9 मई आप अभी साबित करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। फौरन फंडिंग का इल्जाम तो मौजूद है, जो आपने 2 चीज़ों में से एक कही है, एक तो इल्जाम मौजूद है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ ना। तो हमारे ऊपर तो 9 मई की जो इंक्वायरी होगी, मैं इंक्वायरी के ऊपर भी आती हूँ कि किसके हाथ में दी हुई है, तो वो तो बात का मामला है। किसके हाथ में इंक्वायरी कर कौन रहा है? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब बात का मामला है। सर पहले 2 चीज़ें एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब आपने फॉरेन फंडिंग लिए तो आपकी पार्टी को बैन होना चाहिए। तो ये तो एस्टैब्लिश रूल है। जिनके ये एलाइज है, पीडीएम वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये इकट्ठे एलाइज है, पीडीएम 1 भी, पीडीएम 2 भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आप वो निकालें, वीडियो निकालें। उन्होंने कहा कि अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को गिराने के लिए फॉरेन फंडिंग ली, जिससे दुनिया भी कामती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उनसे पैसे लिए। तो फॉरेन फंडिंग पहली चीज एस्टैब्लिश होगी। सेकंड, आपने कहा कि शिद्दत पसंदी हो तो आपकी पार्टी बन हो जाती। हमने देखा है पिछली हुकूमतों में कि नवाज शरीफ की सरबराही में, शहबाज शरीफ की सरबराही में, राना सनाउल्लाह की सरबराही में मॉडल टाउन पे 17 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन हुआ। गुलों बटों के जरिए, स्टेट पुलिस के जरिए हामला खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी गई। तो ये शिद्दत पसंदी है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद पीएमएलएन? पॉलिटिकल पार्टी का एक्शन नहीं था, वो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर के ऊपर आप इल्जाम लगाएं, लेकिन गवर्नर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सीएम तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं कि जी आपने मुसद्दक मलिक साहब मेरे लिए मौजूद है, आपने उनसे पूछा ये इंक्वायरी कौन कर रहा है? मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा जी इंक्वायरी करवा रहे हैं। अभी इंक्वायरी आप करें कि शायद इंटीरियर मिनिस्ट्री करवा रही होगी। कानून में भी ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ही कोई समरी लिख के भेजेगी। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर क्या वो शख्स नहीं है जो पंजाब का निगरान वजीर आला था, जो इलेक्शन जिसका काम था लेकिन वो इलेक्शन नहीं होने दे रहा था, और उसने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा,
टीयर गैसिंग की उनके ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया, और उसके होते हुए 9 मई हुआ और उसने एस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं सबक सिखाऊंगा। आपने किस आईन कानून के तहत उस शख्स को सेनेटर बनाया, निगरान वज़ीर आला को आपने अगली हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया, और आप कह रहे कि हम उस शख्स के जरिए इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बैन करना है। सो मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आज आप अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें कि आज पंजाब के अंदर एक बारिश की मार है, टिकटॉक वज़ीर आला वो वीडियो बनवा रही कि इधर से मेरी टिकटॉक अच्छी बेहतर बनेगी, पूरी दुनिया शेप को ढूंढ रही है, शायद वो गटर के अंदर गिरा हुआ पड़ा हो। आप बेहतर ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब दें कि मुल्क में महंगाई इतनी क्यों गई। एक भाई ने दूसरे भाई को बिजली का 30,000 का बिल देने के ऊपर गोली मार दी है। आप उसका जवाब देने के बजाय कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। हमारे पास अवाम की ताकत है।